नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो आजकल ना बहुत से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। सवाल ये है कि क्या 2025 में मतलब आने वाले साल में भारत में शादी करना सच में वर्थ इट है? क्या इसका कोई मतलब है, कोई फायदा है? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है ये आजकल। हाँ, क्योंकि देखो ना, ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। एक तरफ तो हमारी वो हजारों साल पुरानी ट्रेडिशंस हैं, समाज की एक्सपेक्टेशंस है शादी को लेकर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये जो मॉडर्न सोच है, पर्सनल फ्रीडम की बात है। एग्जैक्टली तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। तो आज ना हम इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, उनके बेसिस पर हम इस पूरे इशू को देखेंगे। हाँ, मतलब सोशल एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से, पर्सनल फ्रीडम के लिहाज से। हाँ, जेंडर वाला पहलू भी देखेंगे, इमोशनल साइड, प्रैक्टिकल चीजें, सब कुछ। चलो शुरू करते हैं। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल और कल्चरल नजरिए की। भारत में तो मतलब शादी की जड़ें समाज में बहुत ही गहरी हैं। हाँ, ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं होता ना, परिवारों का मिलना मानते हैं इसको। सही कहा। और वो वंश आगे बढ़ाना, माँ बाप की इच्छा पूरी करना, समाज में एक स्टेटस मिलना, ये सब जुड़ा है इससे। बिल्कुल। और खासकर अगर आप छोटे शहरों या गांव में देखो, तो एक उम्र के बाद शादी ना करने पर कितना प्रेशर होता है। हाँ, वो तो है। एक तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट भी है शायद ये। है, बिल्कुल है। परिवारों को जोड़ता है, एक सपोर्ट सिस्टम बनता है, पर यही चीजें कभी-कभी बोझ भी बन जाती हैं। कैसे? देखो, जैसे वो फिक्स्ड एज तक शादी का प्रेशर, फिर दहेज की उम्मीदें, चाहे छुपी हुई हो या ओपनली। कानून भले ही रोक लगाता हो, पर हाँ, वो तो अब भी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और शादी के अंदर पति पत्नी के रोल कितने फिक्स्ड होते हैं अक्सर। तो ये सब मिलकर ना इसे पर्सनल चॉइस से ज्यादा एक सोशल ऑब्लिगेशन जैसा बना देता है। मतलब सामाजिक मजबूरी। हाँ, कुछ हद तक। और अरेंज मैरिज, देखो वो बदल रही हैं, पर कई बार आज भी पर्सनल कंपैटिबिलिटी से ज्यादा फैमिली कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो मतलब ये इंस्टीट्यूशन सहारा भी है और बंधन भी। एग्जैक्टली यही इसका पैराडॉक्स है। चलो अब जरा फाइनेंशियल एंगल से देखते हैं। शादी एक तरह की इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी तो है। हाँ, ये तो है। ड्यूल इनकम होती है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है। पैसा बचाना, इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है शायद, खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ, खर्चे बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी लेना आसान हो सकता है, टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं कुछ, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस राइट्स, ये सब फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। और आजकल तो स्पेशली बड़े शहरों में घर खरीदने के लिए दो इनकम जरूरी सी हो गई हैं। अरे बिल्कुल, अकेले की कमाई में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। हाँ, वो है शादियों का खर्चा। ओह गॉड, हाँ, वो तो आसमान छू रहा है। मिडिल क्लास फैमिली भी आराम से 10-20 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा खर्च कर देती है। बिल्कुल। और ये जो खर्चा है, ये नए कपल पर शुरू में ही इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाल देता है। वो बेचारे कई साल पीछे चले जाते हैं। सही बात है। फिर ससुराल वालों की जिम्मेदारियां, जॉइंट फाइनेंसेस मैनेज करने में झगड़े। हाँ, और फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, स्पेशली शहरों में, वो तो एक अलग ही कहानी है। और तलाक, वो भी तो बढ़ रहा है। और वो फाइनेंशियली बहुत मेसी हो सकता है। महंगा और सोशली कॉम्प्लिकेटेड भी। और जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, खासकर महिलाएं, उन्हें कई बार लगता है कि शादी उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम कम कर देगी। तो मतलब पैसा जुड़ता भी है और खर्च भी होता है। नेट फायदा है या नुकसान, ये केस टू केस डिपेंड करता है। बिल्कुल, कोई सीधा जवाब नहीं है इसका। चलो अब आते हैं पर्सनल फ्रीडम वाले पहलू पर। जनरली तो यही माना जाता है कि शादी के बाद आजादी कम हो जाती है। हाँ, ये आम धारणा तो है। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? कभी-कभी शायद थोड़ी बढ़ भी जाती हो। वो कैसे? जैसे शादीशुदा जोड़ों पर समाज कम सवाल उठाता है अगर वो साथ घूम रहे हैं, रह रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। पेरेंट्स का इंटरफेरेंस भी शायद थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है। और जो लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर समाज में अभी भी थोड़ी हिचक है, उसके मुकाबले शादी रिश्ते को एक लेजिटिमेसी, एक सोशल एक्सेप्टेंस देती है। हाँ, और इमोशनल सिक्योरिटी, एक साथी का सपोर्ट, वो भी तो मिलता है। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। वो सोशल एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन पर्सनल ऑटोनॉमी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, वो तो कम होती ही है। अच्छा, कैसे? मतलब कॉम्प्रोमाइजेज। हाँ, कॉम्प्रोमाइजेज, करियर डिसीजंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। ये महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, जिन्हें पति की नौकरी के लिए शहर बदलना पड़ता है या करियर छोड़ना पड़ता है। ये तो बहुत होता है। सोशल लाइफ भी कपल के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है।
अकेले दोस्तों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो सकता है। अपनी हॉबीज, हैबिट्स, डेली रूटीन सब में दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ता है। मतलब इम्पल्सिव डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे जॉब चेंज करना या शहर बदलना। हाँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और महिलाओं पर अक्सर प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ घर के काम का डबल बर्डन आ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये फ्रीडम का एक फेयर एक्सचेंज है या अक्सर एक तरफा सैक्रिफाइस बन जाता है? बिल्कुल, यही सवाल है। और यहीं से जेंडर वाला एंगल जुड़ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में महिलाओं के लिए शादी मतलब एक डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसी है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ देखो तो लीगल राइट्स बेहतर हुए हैं, एजुकेटेड कपल्स में शहरों में ज्यादा इक्वालिटी दिखती है, हस्बैंड वाइफ मिलके घर चला रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। हाँ, प्रोग्रेस तो हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग हो सकती है। आज भी कई महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो करियर के साथ घर संभालें, पति के लिए मूव करें, ससुराल की वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स निभाएं। और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वो आज भी अंडर रिपोर्टेड हैं। और तलाक का जो सोशल स्टिग्मा है वो भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर आता है। सही कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों पर प्रेशर नहीं है, उन पर भी अपने तरह के दबाव हैं। जैसे सबसे बड़ा तो वो प्राइमरी ब्रेड विनर होने की एक्सपेक्टेशन। चाहे घर में पत्नी बराबर कमा रही हो या ज्यादा, एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि आदमी घर चलाएगा। हाँ, ये तो है ट्रेडिशनल रोल। फिर शादी के साथ अक्सर सिर्फ अपनी नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप समेत पूरे एक्सटेंडेड फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा। और हाँ, माना जाता है कि पुरुषों को शादी में ज्यादा सोशल फ्रीडम मिलती है, लेकिन अब उन पर इमोशनली प्रेजेंट और सपोर्टिव पार्टनर होने का प्रेशर भी बढ़ रहा है। मतलब वो ट्रेडिशनल प्रोवाइडर रोल भी निभाओ और मॉडर्न सेंसिटिव पार्टनर भी बनो। एग्जैक्टली। और घर के कामों में हाथ बटाने की जो एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं, वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न रोल्स के बीच कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ बदल रही हैं और चैलेंजेस भी दोनों के लिए नए हैं। बिल्कुल। फैसिनेटिंग है ये देखना कि ये सब कैसे इवॉल्व हो रहा है। हाँ, वाकई। चलो अब जरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल साइड देखते हैं। इंसान को कंपेनियनशिप तो चाहिए होती है ना? हाँ बिल्कुल, वी आर सोशल एनिमल्स। और शादी अक्सर वो कंपेनियनशिप, इमोशनल क्लोजनेस और सपोर्ट देती है। रिसर्च भी तो यही कहती है कि हैप्पी मैरिजेस में लोग मेंटली ज्यादा हेल्दी रहते हैं, लंबा जीते हैं, ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। हाँ, खुशहाल शादी बिल्कुल मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में एक रिलायबल पार्टनर का होना स्ट्रेस कम करता है, लाइफ को मीनिंग देता है। और अपनी इंडियन कल्चर में जहाँ अकेलेपन से ज्यादा कनेक्शन को वैल्यू दी जाती है, शादी लोगों को बड़े फैमिली और सोशल नेटवर्क से जोड़ती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलता है। सही बात है। लेकिन एक खराब या टॉक्सिक मैरिज अकेले रहने से भी ज्यादा डैमेजिंग हो सकती है। ओह हाँ, बिल्कुल। कई बार लोग सोशल प्रेशर में इनकम्पैटिबल रिश्तों में फंस जाते हैं और फिर सालों की अनहैप्पीनेस, झगड़े, मेंटल स्ट्रेस झेलते हैं। और डिवोर्स रेट्स का बढ़ना भले ही वेस्ट से कम हो, पर ये दिखाता तो है कि लोग अब मान रहे हैं कि हर हाल में निभाना ही सही नहीं है। बिल्कुल। और आज सिंगल लोगों के पास सोशल कनेक्शंस बनाने के, फ्रेंड्स के नेटवर्क्स बनाने के, शादी के बाहर एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के पहले से ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो ये सोच कि खुशी के लिए शादी जरूरी ही है, वो अब चैलेंज हो रही है। हाँ, तो सवाल वही है, क्या ये जरूरत है या बस एक ऑप्शन? बड़ा सवाल है। अच्छा, अब जरा प्रैक्टिकल और लाइफस्टाइल वाले पॉइंट्स देखते हैं। शादी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स आसान कर देती है? नहीं, हाँ, कुछ चीजें डेफिनेटली आसान हो जाती हैं, जैसे हाउस होल्ड मैनेजमेंट शेयर करना, सोशल लाइफ कोऑर्डिनेट करना और बड़े लाइफ डिसीजंस पर मिलकर काम करना। प्रॉपर्टी खरीदना, बच्चे पालना, एल्डरली पेरेंट्स की केयर करना या गवर्नमेंट के काम निपटाना, एक पार्टनर के साथ ये सब थोड़ा इजियर हो सकता है। हाँ, प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलता है। और इंडियन सोसाइटी में मैरिड कपल्स को अक्सर अलग ट्रीटमेंट मिलता है। रेंट पर घर लेने में, लोन लेने में अविवाहित लोगों से ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। डेली लाइफ की लॉजिस्टिक्स थोड़ी सिंपलर हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लाइफ को काफी कॉम्प्लिकेट भी कर देती है। हाँ, वो भी है। हर छोटे बड़े डिस्कशन पर डिस्कशन, नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज। कहाँ रहना है, पैसा कैसे खर्च करना है, बच्चों को कैसे पालना है, दोनों फैमिलीज के बीच टाइम कैसे डिवाइड करना है। उफ। हाँ, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, हैबिट्स, वैल्यूज, ये सब कांस्टेंट फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं। पर्सनल स्पेस और अलोन टाइम की कमी स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के लिए ड्रेनिंग हो सकती है। कॉम्प्रोमाइज तो मतलब डेली रूटीन बन जाता है। अपनी पसंद को कपल्स चॉइस के लिए दबाना पड़ता है कई बार। बिल्कुल। तो जहां एक तरफ कन्वीनियंस है, वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं। देखना पड़ता है कि पलड़ा किस तरफ भारी है। अब आते हैं मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नजरिए पर। ये तो मानना पड़ेगा कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बदल रहा है। हाँ, बदलाव तो आ रहे हैं। अब ज्यादा कपल्स
इक्वालिटी वाले रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउस होल्ड चोर्स बांटना, एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करना, डिसीजन साथ लेना। हाँ, ये अर्बन एजुकेटेड कपल्स में ज्यादा दिख रहा है। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी चैलेंजेस के बावजूद शहरों में ज्यादा एक्सेप्टेबल हो रही हैं। और सेम सेक्स रिलेशनशिप्स भले ही लीगल रिकॉग्निशन अभी ना हो, पर ये सोसाइटल माइंडसेट में बदलाव का एक सिग्नल तो है ही। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई यंग इंडियंस शादी को अपनी शर्तों पर रीडिफाइन कर रहे हैं। मतलब देर से शादी करना, छोटी इंटीमेट शादियां करना, शादी के बाद भी अपना करियर फर्स्ट रखना, बच्चे ना करने का फैसला करना, या इवन शादी के बाद अलग अलग रहना, लिविंग अपार्ट टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये ट्रेंड्स दिख रहे हैं। मतलब इस इंस्टीट्यूशन को बदला जा सकता है, इसे पूरी तरह रिजेक्ट करना ही जरूरी नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को बदलने की इतनी मेहनत क्यों करनी जब ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स या लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप बिना लीगल मैरिज के, या कॉन्शियसली सिंगल रहना। हाँ, ये सब वायबल ऑप्शंस हैं जो शादी के लीगल, सोशल और रिलीजियस बैगेज से बचाते हैं। बात तो सही है। कुछ लोगों के लिए तो शादी की हिस्टोरिकल रूट्स ही प्रॉब्लमैटिक हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, पेट्रियार्कल कंट्रोल। अच्छा। तो प्रोग्रेसिव लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ट्रू इक्वालिटी और फ्रीडम शायद शादी के स्ट्रक्चर के बाहर ज्यादा आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या स्ट्रक्चर को बदलना काफी है या स्ट्रक्चर से बाहर निकलना ही रियल प्रोग्रेस है? एग्जैक्टली, ये एक फंडामेंटल डिबेट है। और आखिर में लीगल पर्सपेक्टिव। शादी इंपॉर्टेंट लीगल प्रोटेक्शंस तो देती है। हाँ, वो तो है। इनहेरिटेंस राइट्स, मेडिकल डिसीजन मेकिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, एलिमनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, बच्चों के राइट्स। सेम सेक्स कपल्स जो रिकग्निशन के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ये लीगल बेनिफिट्स ही तो इक्वालिटी की लड़ाई का बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। शादी का लीगल फ्रेमवर्क कमियों के बावजूद इनफॉर्मल रिलेशनशिप से ज्यादा सिक्योरिटी देता है। पर यही लीगल फ्रेमवर्क एक ट्रैप भी बन सकता है ना, स्पेशली जब रिश्ता खराब हो जाए। हाँ, बन सकता है। इंडिया में डिवोर्स लॉज कॉम्प्लिकेटेड हैं, टाइम कंज्यूमिंग हैं और अक्सर किसी भी पार्टी के लिए पूरी तरह सेटिस्फैक्टरी नहीं होते। महिलाओं को क्रूअल्टी प्रूव करने या फेयर एलिमनी पाने में मुश्किल हो सकती है। और पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी लॉज के मिसयूज की शिकायत करते हैं। लाइफ का लीगली इतना एंटेंगल हो जाना सेपरेशन को बहुत डिफिकल्ट बना देता है, तब भी जब वो जरूरी हो। और प्रीनप्स, वो तो यहाँ कॉमन ही नहीं है। हाँ, ना कल्चरली कॉमन है, ना लीगली इजीली इन्फोर्सेबल। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि कानून सिक्योरिटी ज्यादा देता है या कॉम्प्लिकेशंस। तो इतनी सारी बातें करने के बाद आखिर हम कहाँ पहुँचते हैं? व्हाट्स द वर्डिक्ट? देखो, कोई एक सिंपल जवाब तो है नहीं। हाँ, ये तो साफ है। 2025 में भारत में शादी वर्थ इट है या नहीं, ये पूरी तरह से पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, वैल्यूज, लाइफ गोल्स पे डिपेंड करता है। और सबसे जरूरी उस पर्टिकुलर इंसान पर जिसके साथ शादी करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो शादी पर कब सोचना चाहिए? शायद तब जब आपको एक कंपैटिबल पार्टनर मिल गया हो जो आपकी वैल्यूज और लाइफ विजन शेयर करता हो, जब आप बच्चे चाहते हों और उसके लिए शादी का सोशल या लीगल स्ट्रक्चर हेल्पफुल लगे, या जब आपकी पर्सनल वैल्यूज पार्टनरशिप और इंटरडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस देती हों। हाँ, जब आप कॉम्प्रोमाइजेज और शेयर्ड डिसीजन मेकिंग के लिए इमोशनली रेडी हों, या जब आपके कल्चरल या फैमिली कॉन्टेक्स्ट में शादी प्रैक्टिकली बेनिफिशियल लग रही हो। और कब शायद रुक जाना चाहिए या दोबारा सोचना चाहिए? शायद तब जब शादी का मेन रीजन पर्सनल डिजायर ना होकर सोशल प्रेशर हो, जब आपको ट्रूली कंपैटिबल पार्टनर ना मिला हो और आप बस सेटल कर रहे हो, या जब आप पर्सनल फ्रीडम और ऑटोनॉमी को पार्टनरशिप से ज्यादा वैल्यू करते हो। हाँ, जब आप शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इमोशनली या फाइनेंशियली तैयार ना हो, या जब रिलेशनशिप में सीरियस रेड फ्लैग्स या इनकम्पैटिबिलिटीज हों। मुझे लगता है 2025 में सबसे बड़ा शिफ्ट यही है, स्पेशली अर्बन इंडिया में, कि शादी धीरे धीरे एक कंपल्शन के बजाय एक चॉइस बनती जा रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल अब ये नहीं कि शादी जनरली वर्थ इट है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए इस पर्टिकुलर इंसान के साथ लाइफ के इस पर्टिकुलर स्टेज पर वर्थ इट है। मतलब द चॉइस इज बिकमिंग मोर रियल। एग्जैक्टली। और ये जो सोच समझकर चूज करने की फ्रीडम बढ़ रही है, शायद यही अपने आप में सबसे वैल्यूएबल डेवलपमेंट है। ये हमें इस इंस्टीट्यूशन पर और डीपली सोचने का मौका देती है। बिल्कुल सही कहा। ओके, सो वी होप यू लाइक्ड आवर टुडेज डिस्कशन। फॉर मोर सच डिस्कशंस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टॉक एंड हील। सी यू।